कंपनी से नहीं निकाले जाओगे, ऑनबोर्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। टेस्ट आता है तो एक तो हमारे दिमाग में रीटेस्ट वाला बहुत ज़्यादा बर्डन होता होगा, और ऊपर से फिर वो 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में चेंज हो जाता है। तो ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट वर्क फ्रॉम होम हाय रीइंबर्समेंट, क्योंकि एवरीवन, वो वेलकम शायद। बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर तुमने लास्ट वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि हम इस वीडियो में क्यू एन ए सेशन डिस्कस कर रहे हैं। थंबनेल से भी तुम्हें पता चल ही गया होगा। यार हमने ना ये क्यू एन ए सेशन के लिए हमने तुमसे पिछली लास्ट वीडियो में बोला था कि तुम अपनी सारी क्वेरीज ना हमारी एक वीडियो के नीचे डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और जो भी क्वेरीज बहुत रिपीटेटिवली पूछी जा रही होंगी, उन क्वेरीज को हम बहुत डिटेल फॉर्म में डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। फाइन। तो वही हम करेंगे आज। और व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि यार हमने इस वीडियो को ना पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि अगर तुम्हारा हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो हमारा एलओआई के बाद ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस होता है, दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहां से लेके अभी जो मेरा चल रहा है, दैट इज टेक लीव। अभी मैं जो आने वाले टाइम में टेक लीव लिखने वाली हूँ। प्रमोशन टेस्ट भी उसको बोलते हैं, प्रमोशन के लिए जो हम पेपर देते हैं उसको बोलते हैं टेक लीव पेपर। तो उसके रिगार्डिंग, उससे जितना भी मुझे अभी तक पता है, या फिर प्रोजेक्ट अभी जो मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उससे रिगार्डिंग मुझे जितनी भी नॉलेज है, जितना भी मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ, आई ट्राई टू डू दैट। यार हमने इसको ना ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया कि अगर सपोज तुम्हारी जो क्वेरी है वो प्राइमर से रिलेटेड है, तो हम उसे प्राइमर वाले सेक्शन में ही जितनी भी प्राइमर से रिलेटेड क्वेरीज हैं हम उसे डिस्कस कर लेंगे। तो तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसीलिए क्या करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो हम इस स्क्रीन पे तुम्हें शो हो रहे होंगे। तुम्हें अगर इस स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस शो हो रहे हैं, अगर उनमें से तुम्हें कोई भी क्वेश्चन इंटरेस्टेड हो तुम किसी में जानने के, से तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है सपोज, तो तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला पार्ट स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ऐसा भी तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया, तुम चाहो तो उस पर डायरेक्ट भी जंप कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो यार जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही अभी ट्रेंड में चल रहा है, दैट इज टच पॉइंट। टच पॉइंट, यार ये प्रॉब्लम है कि टच पॉइंट ना हर 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 बैच में, आई गेस हर बैच में हर साल ऐसे ही होता है कि टच पॉइंट क्या करता है, टच पॉइंट का जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है, और टच पॉइंट की जो वेबसाइट है वो पोर्टल स्टार्ट ही नहीं होती। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुमको अपने साथ तुमको उसको रिपीटेटिवली इंटरवल, सर्टेन इंटरवल्स पे चेक करना है, रिपीटेटिवली सर्टेन इंटरवल्स पे उसको चेक करना है। और तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ना हर जगह से ऑन करना है, लाइक तुम्हें उसको लैपटॉप पे भी खोल के देखना है, उसको मोबाइल पे भी खोल के देखना है, उसको इनकॉग्निटो मोड पे भी खोल के देखना है, नॉर्मल मोड पे भी, जहाँ जब भी सर्वर आएगा तुमको मेक श्योर करना है कि तुम उसी टाइम ये जो टच पॉइंट है ये काम कर दो इसका। ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि टच पॉइंट में या किसी भी जगह अगर तुम्हारा एड्रेस तुम सही डाल रहे हो और वो इनवैलिड दिख रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको ऐसे लिखना है। जैसे अगर तुम्हें लिखना है कि अ, तुम्हें उसको बिना किसी स्पेस और बिना किसी डैश और कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज करके करे बिना लिखना है। सो बेसिकली इफ यू वांट टू राइट 3-4 करके कुछ नंबर, हाउस नंबर लिखना है, तो यू शुड हैव राइट 3-DASH एंड 4, लाइक दिस। ठीक है। तो यू हैव टू राइट लाइक दिस बेसिकली। और अगर तुम्हें अगर ऐसे लिखना है मानिक चौक, ऐसा कुछ लिखना है, तो हम बेसिकली वैसे हम क्या लिखते हैं, मानिक, देन वी यूज टू गिव स्पेस एंड देन चौक। तो उसकी जगह हमें कैसे लिखना है ये। तो जिन्होंने ये चीज़ ट्राई की है, लेट मी नो कि ये वर्क कर रही है कि नहीं। ये अभी मैंने सब बहुत जगह सुना है और बहुत लोग ये ट्राई कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ये चीज़ वर्क कर रही है। तो लेट मी नो कि ये चीज़ वर्क कर रही है या नहीं। फाइन। तो इसे भी एक बार ट्राई करके देखो, शायद तुम्हारी जो ये जो एड्रेस वाली जो इशू है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ यार, दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज थी। तो यार वर्क फ्रॉम होम क्या है कि अब एसेंचर वर्क फ्रॉम होम देना एसेंचर ने बंद कर दिया है। तो बेसिकली कोविड के बाद अब फाइनली वर्क फ्रॉम होम देना बंद हो गया है। अब जो हमारी कंपनी में है दैट इज हाइब्रिड मोड। दैट मीन्स कि तुम्हें 2 दिन ऑफिस जाना पड़ेगा, यू नीड टू वर्क फ्रॉम ऑफिस फॉर एटलीस्ट 2 डेज, एंड बाकी के 3 डेज
इट्स अप टू यू कि तुम्हें घर से काम करना है, और यू हैव टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ऑल्सो इट्स डिपेंड ऑन यार कि तुम्हारा मैनेजर कौन है, तुम किस प्रोजेक्ट पे हो, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर उसको चाहिए कि तुम हफ्ते के सातों दिन, अब हफ्ते के पांचों दिन, सॉरी, हफ्ते के पांचों दिन तुम कंपनी में आओ और काम करो, देन यू नीड टू, यू हैव टू कम, यू हैव टू गो टू कंपनी एंड तुम्हें वहाँ ऑफिस में काम करना पड़ेगा। एंड इफ ही वांट्स कि नहीं नहीं तुम 2-3 दिन आ जाओ, दैट इज सफिशिएंट, तो तुम 2-3 दिन का कर सकते हो। एंड इफ ही वांट्स कि नहीं चिल है, इट्स तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना है तो इट्स नॉट कंपलसरी फॉर यू, then you can do it totally as work from home. There are no such foundation for you if manager allows you then। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज है, वर्क फ्रॉम होम में लोग पूछते हैं 18K का जो हमें रीइम्बर्समेंट मिलता है वर्क फ्रॉम होम का, उसका क्या सीन है। सो बेसिकली अगर आप कोई वैसे हैं जो अगस्त सितंबर के बाद एसेंचर ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, अगस्त सितंबर के बाद एसेंचर ज्वाइन कर रहा है, देन ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट वर्क फ्रॉम होम रीइम्बर्समेंट, क्योंकि वो शायद बंद हो गया है, मुझे कंफर्मेशन नहीं है पूरी, बट मैंने ऐसा सुना है कि वो बंद हो गया है। तो जो भी लोग अगस्त सितंबर के बाद ज्वाइन कर रहे हैं एसेंचर, उनको रीइम्बर्समेंट नहीं मिल रहा है। फॉर पीपल जिन्होंने उससे पहले ज्वाइन करी है, उनको रीइम्बर्समेंट मिल रहा है। तो इफ़ यू वांट टू नो कि क्या प्रोसीजर है, क्या करना होता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, वील डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो इन द डिटेल फॉर्म। यार इसी के साथ नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट प्रोसीजर आफ्टर एलओआई ऑफ योर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑफ एसेंचर। तो यार आज मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिख रखी है तुम्हारे लिए ताकि कुछ मिस ना हो। ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है कि मेरा इनिशियल्स मेरे वाइल सबमिटिंग अलग है, मेरे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में कुछ नाम अलग है, तुमने रजिस्टरिंग करते वक्त कुछ नाम अलग दिया है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, यू शुड राइट द नेम जो तुम्हारे गवर्नमेंट पे पहले दिया हो। अगर वो ले लेते हैं देन इट्स गुड, अगर वो नहीं लेते हैं देन यू शुड हैव सबमिट एन एफिडेविट जिस पे तुम्हारा सही नाम लिखा हुआ हो। वो नीचे ना यहाँ जिस भी जगह पे तुम देखोगे वहाँ एक नीचे एक ऑप्शन रहता है एफिडेविट सबमिट करने का, जहाँ वो लिखा रहता है कि अगर आपका नाम पैन कार्ड पे या फिर आपके जो गवर्नमेंट आईडी पे अलग है और बाकी जगह अलग है, तो या फिर आपके अगर फादर्स नेम अलग हैं, तो आप उसको सही नाम को आप एफिडेविट में लगा के उसको सबमिट कर सकते हो, दे विल टेक इट। ओके, दूसरा दूसरा डाउट आता है वो है कि मार्कशीट्स का बहुत आता है कि मार्कशीट में क्या करना होता है कि यार मेरे पास तो मैं तो अभी सेवेंथ सेमेस्टर दे रहा हूँ, मेरे पास तो सिक्स तक की मार्कशीट्स है, मैं पूरी 8 मार्कशीट्स कैसे दूँ 8 सेमेस्टर की। तो उसमें ऐसा होता है कि तुम्हारे पास जो भी है तुम्हें वो सबमिट करना होता है। ऑप्शंस उसमें सब इसलिए होते हैं क्योंकि सिर्फ हम फ्रेशर्स नहीं है ना, और भी जो लोग कंपनी में ज्वाइन कर रहे होते हैं वो एक्सपीरियंस भी तो होता है, उनके पास सब कुछ होता है, लाइक उनके पास उनकी रियल डिग्री भी होती है, उनके पास 8 सेमेस्टर्स की मार्कशीट, पीडीसी फॉर्म, एवरीथिंग दे हैव। तो उन लोगों के लिए जो सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे ओपन रखते हैं वो लोग। बट अगर तुम्हारे पास 6 तक की मार्कशीट है, तो तुम्हें स्टार्टिंग में 6 तक की मार्कशीट ही सबमिट करनी है। जब तुम्हारे एक्शन आइटम आते आते तुम्हारी 7th और 8th की मार्कशीट अगर आ जाती है, देन यू कैन सबमिट इट, एल्स नो इशू। अगर तुम नहीं भी करोगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो तुम्हारे पास है वो डाल दो, बाकी कोई इशू नहीं है। अगर तुम्हारी बैक आ गई है, तो यार बैक का ऐसा होता है कि जब तक तुम ऑन बोर्ड करो, मेरे हिसाब से तब तक तुम्हारी बैक क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, और अगर बैक का पेपर है तो तुम बैक का पेपर, जो बैक का वाला पेपर है, तो जो रियल पेपर होता है ना, जो तुमने फर्स्ट टाइम दिया होता है, वो तुम्हें ऊपर डालना होता है। जो बैकलॉग का जो पेपर होता है वो तुम्हें नीचे सेमेस्टर के हिसाब से डालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैन कार्ड। यार पैन कार्ड लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में बोलती हूँ, इस वीडियो में भी बोल रही हूँ कि पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग क्या करते हैं कि अगर आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई भी हो जाते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है, तो दे गिव यू अ इनसफिशिएंसी टास्क दे देते हैं, और उसमें बोलते हैं कि पैन कार्ड फिर से स्कैन करके भेजो, बिकॉज इट इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट।
तो क्या करते हैं कि जो पैन कार्ड होता है उसको तुम्हें ना स्कैन ऐसे करना है कि जितने भी तुम्हारी जितनी भी उसमें डिटेल्स हैं, लाइक योर योर नेम, योर फादर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर जितना भी है, तुम्हारा सिग्नेचर, तुम्हारी पिक्चर, एवरीथिंग शुड बी विजिबल क्लियरली। मतलब सब कुछ ए टू जेड अच्छा दिखना चाहिए। एंड फॉर दैट यू कैन डू वन थिंग, यू कैन स्कैन दैट डॉक्यूमेंट नॉट बाय योर फोन बट बाय द मशीन। स्कैनर जो मशीन आती है उसके थ्रू तुम उसको स्कैन कर सकते हो, दैट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यूजली कितना टाइम लगता है, ये एक बहुत चीज़ है। तो यार अच्छा खासा टाइम लग जाता है, 1-2 महीने का आराम से लग जाता है। तो तुम आराम से बैठो, ये बैच वाइज चीजें होती हैं, तो उसमें टाइम लग ही जाता है। ठीक है। दूसरा आता है यार प्राइमर। उसके पहले भी तुम्हें बहुत छोटे छोटे मेल्स आते रहेंगे, पर प्राइमर्स डिस्कस करते हैं। प्राइमर जब आए थे ना, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राइमर आफ्टर ऑनबोर्डिंग होता है कि बिफोर ऑनबोर्डिंग। तो यार दोनों ही होते हैं प्राइमर्स। आपको जो प्राइमर्स के जो मॉड्यूल्स हैं वो आपको आफ्टर ऑनबोर्डिंग भी मिलते हैं और किसी किसी को बिफोर ऑनबोर्डिंग भी मिलते हैं। तो मोस्टली को बिफोर ऑनबोर्डिंग मिलते हैं, बट जो बहुत लोग हैं जिन्हें आफ्टर ऑनबोर्डिंग भी मिलते हैं। ठीक है। सो इट्स नॉट अ इश्यू, अगर तुम्हें बिफोर नहीं मिल रहे हैं तो तुम्हें आफ्टर मिल जाएंगे। टाइम उतना ही रहता है उनके पास। उनके पास भी जितना टाइम होता है पढ़ने के लिए, तुम्हारे पास भी उतना ही रहता है। लेकिन जो असेसमेंट होता है, जो प्राइमर का जो असेसमेंट होता है, वो तो तुम्हारी ऑनबोर्डिंग के बाद ही होगा। ठीक है। मॉड्यूल्स जरूर तुम्हें ऐसा हो सकता है कि किसी को पहले मिल जाए, किसी को बाद में मिले, तो वो कोई इश्यू नहीं है, वो टाइम उतना ही रहता है। किसी को बाद में दे देते हैं, किसी बैच को पहले दे देते हैं, तो इट्स सारी लिंक्स वगैरह हमने काफ़ी सारी ना प्राइमर्स के ऊपर है, हमने काफ़ी सारी बात करी है, बहुत सारी वीडियोस बनाई है प्राइमर्स कैसे हमें निकालने हैं। प्राइमर्स का हमने पूरा प्रोसीजर देखा है, प्राइमर्स के बारे में देखा है, प्राइमर्स के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि प्राइमर्स एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंपनी का, जो हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने इस पर बहुत सारी बातें की हैं। तो उन सभी वीडियोस की लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएंगे, और यहाँ भी तुम्हें कहीं ना कुछ दिखता ही रहेगा। ठीक है ना। सीक्यू है कि हैंड्स ऑन आता है। तो यार प्राइमर्स एमसीक्यू हैं, और 20 क्वेश्चन आते हैं। विद इन यू हैव टू डू दैट 20 क्वेश्चंस विद इन 30 मिनट्स। ठीक है। 20 मार्क्स का होता है। इसके बाद पूछते हैं कि व्हाट इफ वी फेल इन प्राइमर्स। तो अगर तुम प्राइमर्स में फेल हो जाते हो तो तुम्हारे कोई इश्यू नहीं है, तुम्हें री अटेम्प्ट के लिए नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि यार प्राइमर्स, और अगर तुमने ये वाली वीडियो देखी होगी ना, अगर तुमने ये वाली जो ऊपर वीडियो आ रही है, तुमने अगर वो वाली वीडियो देखी होगी, तो तुम्हें पता होगा कि प्राइमर्स और टेक्जेनिक्स दोनों का मिला के हमें 60% एवरेज क्रिएट करना होता है। तो अगर तुमने प्राइमर में तुम्हारा थोड़ा नीचा हो गया, तो तुम इस टेक्जेनिक्स में ऊपर करके उठ सकते हो, तो तुम्हें फिर से रीअटेम्प्ट करना जरूरी नहीं पड़ेगा। बट अगर तुम्हारा ओवरऑल प्राइमर्स एंड टेक्जेनिक्स दोनों का मिला के तुम्हारा 60% नहीं बना, तब तुमको रीअटेम्प्ट के लिए जाना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो प्राइमर्स के लिए ये हो गया। इसके बाद यार आई विल सजेस्ट यू कि तुम ट्राई करो कि तुम्हारा जो प्राइमर्स है वो तुम्हारा विद द फ्लो क्लियर होता जाए। बिकॉज ऐसा होता है ना कि जब हम विद द फ्लो जा रहे होते हैं, तब हमें 20-20 क्वेश्चंस, एक एक मॉड्यूल्स पढ़ना होता है। ठीक है। लेकिन जब हम नहीं क्लियर कर पाते और हमारे लिए रीटेस्ट आता है, तो एक तो हमारे दिमाग में रीटेस्ट वाला बहुत ज़्यादा बर्डन होता होगा, और ऊपर से फिर वो 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में चेंज हो जाता है। तो फिर हमें पूरा रामायण फिर से पढ़नी पड़ती है, और वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है। जो क्योंकि फिर से हमको पूरा बोर्ड एग्जाम देना होता है, पूरा पूरा पूरी जितनी भी 1 to 5 जितने भी मॉड्यूल्स तुम्हारे होंगे, तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ के फिर जाना होता है। तो उसके लिए तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हारा प्राइमर एक एक करके, प्राइमर और टेक्जेनिक्स जो भी है, तुम एटलीस्ट 12 का नंबर मेंटेन करके रखो। यस। अगर तुम्हारे सब में 12 आ रहे हैं, देन इट्स फाइन, यू आर सेफ। बट ट्राई कि तुम उससे ज़्यादा ही स्कोर
कंप्लीट करना, अपनी डेडलाइन के अंदर 100% कंप्लीट जरूर कर लेना, क्योंकि यार प्राइमर्स में ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और अगर तुमने गलती से तुक्के मार के भी अगर तुम 75% अबव ले आए तो तुम्हें 10,000 रुपये मिलते हैं। तो उसके लिए दो ही वो होती हैं कि एक तो प्राइमर में 75% अबव आना चाहिए, और दूसरी तुम्हारी ये चीज़ होती है कि तुम्हारा 100% कंप्लीट होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें फिर रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है, तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हारा वो कंप्लीट हो, और फिर तुम उससे स्कोर भी कर सको। ठीक है। और ये भी पूछा था कि नेक्स्ट क्वेरी यार ये है कि अगर 100% कंप्लीट नहीं हुआ डेडलाइन में, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग डेडलाइन पे कंप्लीट नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी से नहीं निकाले जाओगे, ऑनबोर्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फाइन। जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्शन आइटम। एक्शन आइटम में यार हमने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है एक्शन के आइटम के ऊपर में, कि किस में क्या, कैसे, क्या, कब क्या भरना है। दैट इज रियली एन इनक्रेडिबल वीडियो। उस पर बहुत सारे व्यूज हैं, उसे बहुत सारे लोगों ने देखा है, आई होप आपने देखा हो। अगर नहीं देखा है तो उसको देखो उस पर। तो यार एक्शन आइटम में जो सबसे ज़्यादा डाउट आता है वो होता है फॉर्म 11 का। फॉर्म 11 में यूएएन नंबर, पीएफ अकाउंट वगैरह होते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा डाउट आता है। तो जो यूएएन नंबर, अगर बीइंग एज अ फ्रेशर तुम्हें 000 लिखना है 12 टाइम्स, क्योंकि जो यूएएन नंबर होता है वो 12 डिजिट का नंबर होता है, जो हमें जो ऐसा होता है जिसमें एक पीएफ अकाउंट होता है जिसमें से हमारी सैलरी का कुछ एक पार्ट डिडक्ट होकर उसमें चला जाता है। एंड जब हम एक सर्टेन एज पे आते हैं तो वो हमें एज अ पेंशन मिलता है वो पैसा। ठीक है। तो ये होता है यूएन नंबर का बेसिकली जो काम होता है वो ये होता है। और यूएन नंबर ऐसा है कि वो 12 डिजिट का एक नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है। तो हमें अभी क्योंकि हमारे पास है नहीं और वो हमारे लिए कंपनी जनरेट करती है या हमें खुद करना पड़ता है, उसका भी प्रोसीजर हमने पूरा डिस्कस किया है, कैसे उसे कम्प्लीटली उसको चेक करना है, कैसे सब कुछ करना है। बट द थिंग इज कि जब तक तुम ऑनबोर्ड नहीं होगे तुम यूएन नंबर क्रिएट नहीं कर सकते। जिस दिन तुम ऑनबोर्ड हो जाओगे कंपनी में उसी दिन तुम यूएन नंबर क्रिएट कर सकते हो। फाइन। तो यूएन नंबर में अगर तुम फ्रेशर हो तो 0 तुम्हें 12 टाइम्स लिखना है, और अगर तुम एक एक्सपीरियंस बंदे हो तब तुम्हारे पास यार यूएन नंबर होगा, तुम अपना वो पुराना डाल सकते हो। पीएफ अकाउंट में भी तुम्हें कुछ नेसेसरी नहीं है, अगर तुम्हारे पास है, अगर तुमने कभी काम किया है और तुम्हारे पास पीएफ अकाउंट है तुम अपना डाल सकते हो, नहीं तो तुम उसे छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है। एक्शन आइटम में बस यही पूछते हैं ज्यादातर, और नॉमिनेशन वगैरह फॉर्म तो तुम भर ही लोगे। ठीक है। अकोमोडेशन का यार, अकोमोडेशन का जो मेल होता है ना यार, वो पहले तो जो एसेंशियल अकोमोडेशन देती है वो ऑलमोस्ट 14-15 दिन का देती है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है। फिर अकोमोडेशन जो मेल आता है वो हमें 2 दिन पहले आता है हमारी ऑनबोर्डिंग के। ठीक है। ऑनबोर्डिंग जिसमें हमारा हमारा जो मेल होता है जिसमें हमारा चेक इन, चेक आउट टाइम, हमारा वेन्यू, डेट, कब से कब तक, एवरीथिंग दैट इज रिटन ऑन दैट मेल। हमारा पीओसी यानी कि जो अगर हमें कोई भी इशू हुआ तो हमें होटल के लिए किसको कांटेक्ट करना है, एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर, तो हमें उसमें रखना है। ठीक है। 1 से 2 दिन पहले आता है हमारा ऑनबोर्डिंग के। फाइन। यार ऑफिस लोकेशन का एड्रेस भी हमारे ऑनबोर्डिंग के 1 दिन पहले आया था। ठीक है। तो 1 या 2 दिन पहले वो भी आता है। तो ऐसा होता है कि जिस दिन तुम्हारा ये वाला मेल आता है, अकोमोडेशन का जो मेल होता है वो 1 दिन पहले आता है, और ये जो मेल होता है ऑफिस लोकेशन वाला ये 1 दिन बाद आता है। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारी चीज़ है फर्स्ट डे। अब हमारा फाइनली तुम्हारा ऑन बोर्ड हो जाओगे तुम, उसके बाद फर्स्ट डे क्या है? तो फर्स्ट डे यार सिर्फ क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाना है ये हमने एक डिटेल वीडियो में बात करी थी, यहाँ बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अगर तुमने वो नहीं देखा है तो पहले ये वीडियो देख लो, उस वीडियो को भी देख लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं जमा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इसकी एक पूरी एक लिस्ट आती है तुम्हारे मेल पे। तो तुम्हें वो एक बार देख लेना है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम रख रहे हो कि नहीं, और एक वीडियो बनाई है उसको भी देख लेना कि एक्स्ट्रा कुछ शायद तुम्हें कुछ समझ आ जाए उसमें कि कुछ ये भी लेके जाना है तो तुम्हारी हेल्प हो जाए। ठीक है। और ठीक है। ये और बस तुम्हारा डॉक्यूमेंट में फर्स्ट डे पे तो तुम्हारा कुछ नहीं होता है, बस तुम्हारा एक ही डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेन कार्ड। क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स फिर भी तुम्हें एक बुकलेट मिल जाती है और उससे तुम्हारा कवर हो जाता है। उसमें सारे फॉर्म्स रहते हैं, उसमें सारे वो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो तुम्हें
लेके जाने होते हैं, बट तुम्हारा पैन कार्ड तुम्हारा खुद का ना, वो तुम्हें नेसेसरी है, वो तुम्हें लेके ही जाना है। पैन कार्ड इज द मस्ट। ठीक है। इसके बाद अच्छा, उसके बाद पूछते हैं कि हमें एसेट्स कब मिलेंगे हमारे। एसेट मींस लैपटॉप वगैरह। ठीक है, हमें हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो हमें डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वो कब मिलेगा। तो हमें हमारे ऑनबोर्डिंग के सेकेंड थर्ड डे पे मिल जाता है, बेसिकली सेकेंड डे पे मिल जाता है हमारा लैपटॉप। उसके बाद वी नीड टू गो, और हमें उसको पासवर्ड वासवर्ड डाल के उसको ठीक करना होता है। ठीक है, और हमें उसको रेडी करना होता है। तो आप समझ लो कि तुम्हारा प्राइमर्स का रिजल्ट आ गया एंड यू क्लियर्ड और यू फेल्ड, डजेंट मैटर। ठीक है। अब प्राइमर्स के बाद आता है हमारा स्ट्रीम ट्रेनिंग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो कि मेरी स्ट्रीम ट्रेनिंग कौन सी है, मुझे कौन सी ट्रेनिंग पे मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग मिली है। तो दैट इज ओरेकल एप्स पे मिली है। ठीक है, तो तुम मुझे बताना कि तुम्हें अगर ट्रेनिंग मिल चुकी है तो तुम्हें कौन सी पे मिली है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो मेरी ओरेकल ऐप से, तुम्हारी कौन सी है तुम्हें वो बतानी है मुझे। सो बेसिकली इट्स ओरेकल ऐप। ठीक है, जिसमें हमें एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल सिखाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर द थिंग इज कि जो हमें प्रोजेक्ट मिलता है वो भी फिर हमारा उसी से रिगार्डिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रेनिंग कितने टाइम चलती है। तो यार जो ट्रेनिंग होती है वो किसी किसी की 2 महीने चलती है, किसी की 6 महीने चलती है। तो जो ये 2 महीने वाली है, ये क्या होता है ना, ये वो कंटिन्यूस 2 महीने चलाते हैं एंड देन खत्म कर देते हैं। ठीक है। और जो इनके प्रोजेक्ट होते हैं 2 महीने वालों के, ये इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो जैसे ही जब ट्रेनिंग खत्म होती है तब स्टार्ट होता है। पर ये 6 महीने वाले क्या करते हैं, ये सिर्फ 1 महीना इनकी ट्रेनिंग चलती है एंड देन ये लोगों को बोल देते हैं कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है एंड देन यू हैव स्टार्टेड। अब इनकी एसएमई कनेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं और वो 1 महीने के बाद ही हमें प्रोजेक्ट कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है कि भले ही इनकी जो ट्रेनिंग है ये 2 महीने की है, बट फायदा इन 6 महीने वालों को होता है क्योंकि इन्हें प्रोजेक्ट जल्दी मिल जाता है। ठीक है। तो अगर तुमने अब ये है कि अगर तुमने ट्रेनिंग क्लियर कर लिया है देन तो गुड। बट अगर तुमने नहीं की है तो तुम्हें क्या रीअपेयर होना पड़ेगा। तो हाँ, अगर तुमने ट्रेनिंग क्लियर कर लिया देन इट्स ओके। अगर तुमने 60% जो एवरेज है वो मेंटेन नहीं कर पाए तो तुम्हें रीअटेम्प्ट होना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं एएसए में फेल हुआ तो क्या मुझे ट्रेनिंग में भी रीअपेयर होना पड़ेगा और एएसए में भी रीअपेयर होना पड़ेगा। या फिर अगर मैं ट्रेनिंग में फेल हुआ तो मुझे एएसए भी में भी रीअपेयर होना पड़ेगा। तो नहीं, अगर तुम ट्रेनिंग में फेल हुए तो यू शुड हैव टू रीअपेयर ओनली फॉर यू विल बी रीअपेयरिंग ओनली फॉर दिस ट्रेनिंग। लेकिन अगर तुम एएसए में फेल हुए या तुम्हारा एएसए क्लियर नहीं हुआ तो तुमको एएसए के लिए रीअपेयर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुमको एक चीज को तुम, ये दोनों चीजें अलग, ये दोनों चीजें ना अलग अलग हैं। तो अगर तुम इसमें तुम क्लियर नहीं कर पाए तो तुम्हें सिर्फ इसी के लिए रीअपेयर होना पड़ेगा, और अगर तुम इसमें रह गए तुम्हें इसके लिए रीअपेयर होना पड़ेगा। दोनों के लिए, अगर तुम दोनों में ही रह गए तो दोनों ही क्लियर नहीं हुए तो दोनों के लिए रीअपेयर होना पड़ेगा। एंड फॉर दैट कि तुम्हें कितने चांसेस मिलेंगे, तो तुम्हें 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, री अटेम्प्ट 1, री अटेम्प्ट 2। तो मैं, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम दोनों अटेम्प्ट्स में क्लियर कर दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब अब है यार, अब हमारा ये हो गया। अब तुम्हें प्रोजेक्ट भी मिल गया है। ठीक है, अब तुम्हारा प्रोजेक्ट ऑन स्मूथली चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यार अब एक बात करते हैं टेक लीव की। टेक लीव की तो जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आता है कि तुमने वो क्लियर कर लिया, तो टेक लीव में ऐसा होता है कि तुम्हें जैसे स्ट्रीम ट्रेडिंग में बहुत सारी तुम्हारी बहुत सारी तुम्हारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, टेक्नोलॉजी दी जाती है, और उसमें से किसी एक को तुम्हें चूज करना होता है। तो वेल उसमें हमें प्रेफरेंस डालनी होती है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमें 3 4 देते हैं और हमें उसमें से एक टेक्नोलॉजी को चूज करना होता है, और उसमें फिर हमें मॉड्यूल्स वगैरह पकड़ा देते हैं। एंड उसमें हमें वो पढ़ना होता है, जैसे हमने प्राइमर्स में सेल्फ फेस मॉड्यूल्स पढ़े थे, वैसे ही हमें टेक्लीफ में भी सेल्फ फेस मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ते हैं। एंड देन सेल्फ फेस मॉड्यूल पढ़ने के बाद हमारा पेपर हो जाएगा। तो पेपर में ऐसा होता है कि अभी मुझे जो पता है वो ये है कि 50 एमसीक्यू आता है। ठीक है, कुछ 1 घंटे का, 1 1.5 घंटे का पेपर होता है। एंड इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। और जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें ज़रूर हैंड्स ऑन होता है, पर जो एमसीक्यू होता है, जो पेपर होता है वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है।
ठीक है। तो स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3, टेक लीव मीन्स स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3, दैट इज ओनली फॉर प्रमोशन। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ आई होगी। लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर ओनली। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आया होगा, हेल्पफुल रही होगी थोड़ी सी वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में यार हम बात करेंगे 5K कैश पॉइंट्स की, एज डिस्कस्ड। में उसका पूरा प्रोसीजर जानेंगे। 5K कैश पॉइंट्स हमें एसेंचर के थ्रू मिलते हैं। ऑल्सो यार कमेंट में बताओ मुझे सीरियसली कि तुम्हें किस बात पे प्रॉब्लम आ रही है, किस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज हमने आई गेस ऑलरेडी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अभी तक के, जितने भी प्रोसीजर, कितने भी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होते हैं, जितने भी प्रोसीजर आफ्टर ऑनबोर्डिंग होते हैं, वी हैव कवर ईच एंड एवरीथिंग। कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस पे क्या तुम्हें एक्चुअली प्रॉब्लम कर रहा है, हमें किस पे वीडियो लानी चाहिए। तो अगर तुम्हें कोई भी इश्यू हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट अगर मुझे समझ आएगा, we'll talk that in a detail in a video form, else रिप्लाई तो मैं सबके कर ही देती हूँ। ठीक है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।